Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without getting delay, let's get started. हमारी फर्स्ट न्यूज क्या कहती है ऑन इम्प्रूविंग विंड एनर्जी जनरेशन। इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं कि आखिर विंड एनर्जी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। हमने कुछ टारगेट सेट कर रखे हैं, जैसे कि इंडिया का टारगेट है कि इंडिया 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब कि पूरे ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन में 2030 तक का हमने टारगेट बना रखा है कि 500 गीगावाट एनर्जी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या जो अभी की एनर्जीज है जो रिन्यूएबल कहलाती है, उनसे हम जनरेट करने की बात कर रहे हैं। सिमिलरली उसमें विंड एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि विंड एनर्जी से हम ओवरऑल 140 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, वो भी 2030 तक का टारगेट है। इसलिए हमारे लिए विंड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर फिर हम अपने न्यूज की ओर बढ़ते हैं कि न्यूज क्या कहती है। देखा जाए तो इस न्यूज आर्टिकल में बताया गया है कि जो इंडिया का पोटेंशियल है विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने का, वो काफी बहुत अच्छा है, बट अभी तक उस पोटेंशियल को इंडिया ने हार्नेस नहीं किया है। मतलब कि ओवरऑल इंडिया उसमें से 20% टू 35% सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन करती है, बाकी तो हम उस चीज को अपने उस पोटेंशियल को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अभी रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक अपना नया एक्ट लाया जिसका नाम है रीपावरिंग, रिफर्बिशमेंट एंड लाइफ एक्सटेंशनर पॉलिसी फॉर विंड पावर प्रोजेक्ट्स 2024। अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो जो ऑफशोर स्टेट्स है मेजरली वहां पर विंड एनर्जी का पोटेंशियल बहुत अधिक देखने को मिलता है। तमिलनाडु सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है जहां से हमें विंड एनर्जी मिलती है। बाकी स्टेट्स हो गए महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन सारे स्टेट्स में भी हमने विंड एनर्जी पावर प्लांट्स लगा रखे और वहां से हमें विंड एनर्जी रिसीव होती है। बट चूंकि तमिलनाडु में विंड एनर्जी प्रोडक्शन की पॉलिसी बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, अप्रोक्स 1980 से हमने बात कर ली थी विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने की तमिलनाडु में। तब से लेकर के हुआ क्या कि हमने प्लांट्स लगाए, बट समय पर चूंकि वो एक तरह की मशीन है, एक तरह की टरबाइन है उसके अंदर, उसमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। तब हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि हम इतने ज्यादा लेवल की प्रोडक्शन कर सके, बट एरिया तो मैक्सिमम यूज हुआ ना पावर प्लांट लगाने के लिए। अब हम उन चीजों को नए तरीके से रेनोवेट करने की बात कर रहे हैं और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऐसा ही एक अपना प्रोजेक्ट सामने रखा है। इसमें बात की जा रही है रीपावरिंग की। मतलब कि जहां पहले एक विंड पावर सिर्फ 2 गीगावाट तक की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता था, अब हम बात कर रहे हैं कि हम उस पर रेनोवेट करेंगे, उस पर नई टेक्नोलॉजीज डालेंगे ताकि उससे हमें और भी ज्यादा एनर्जी मिल सके। वॉट डज रीपावरिंग एंड रिफर्बिशमेंट इंटेल? इससे क्या होगा कि जो पोटेंशियल है इंडिया का वो हमें अचीव कर पाएंगे। जितना विंड पावर हम मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, जितना हम हार्नेस करना चाहते हैं, या जो हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमें 140 गीगावाट एनर्जी विंड पावर से लेनी है, उस चीज को अचीव करने में ये जो पॉलिसी है तमिलनाडु गवर्नमेंट की वो काम कर सकेगी। आगे बढ़ते हैं। कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं मैंने। गवर्नमेंट समय समय पर नए नए प्रोजेक्ट्स लाती है जिससे कि हम अपने एनर्जी सेक्टर को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके। फॉर एग्जांपल पहला, पॉलिसी फॉर रीपावरिंग ऑफ द विंड पावर प्रोजेक्ट 2016, गाइडलाइंस फॉर डिस्पोजल ऑफ फाइबर री-इन्फोर्समेंट प्लास्टिक। बेसिकली जो विंड में जो ब्लेड्स लगे रहते हैं उसमें कौन से मटेरियल का यूज करना चाहिए ताकि उस वेस्ट मैनेजमेंट को भी प्रॉपरली टैकल आउट किया जा सके, इसमें ये गाइडलाइन बताई गई थी। देन नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018, इसमें हमने बात की कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को किस तरह से हाइब्रिड मॉडल पर यूटिलाइज किया जा सके ताकि मैक्सिमम हमें प्रॉफिट मिल सके। उसके बाद नेक्स्ट वन इज
objective is to develop offshore wind energy in the Indian exclusive economic zone along the Indian coastline of 7,600 किलोमीटर। वी ऑल नो इंडिया एक पेनिनसुलर स्टेट है, जो सदर्न टिप है वो ऑफशोर, जो सदर्न स्टेट्स है वो कहीं ना कहीं विंड एनर्जी का पोटेंशियल रखते हैं। सो हमारी जो 7600 किलोमीटर की एक कोस्टल बाउंड्री है, उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, मैक्सिमम वहां से अपना प्रॉफिट निकाला जा सके, इसके लिए भी हम बात करें कि ऑफशोर जो स्टेट्स है, जो कोस्टलाइन है, उसमें जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, कैसे हम वहां पर एनर्जी लगाएं और वहां से प्रोडक्शन करें। यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो होता क्या है ना कि कोस्टल रीजन्स को गवर्न करने के लिए हमने एक ट्रीटी बना रखी है, उसका नाम है अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज। मतलब कि सी एरिया को किस तरह से मैनेज करना है, इस चीज को डील आउट करने के लिए हमने ये ट्रीटी बनाई है 1982 में। ये बात करती है रूल्स एंड रेगुलेशंस की कि कोस्टल एरिया को कैसे मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इंडिया का सदर्न रीजन है। सो जो यहाँ पर ये एक बेस लाइन बनेगी, इसके पहले का जो पानी होगा उसे बोला जाएगा इंटरनल वाटर्स। उसके बाद यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक का रीजन, फिर यहाँ से 24 नॉटिकल माइल तक का रीजन, और फिर इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक के रीजन को बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 नॉटिकल माइल्स तक के जोन को बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस जोन में किसी भी स्टेट के, जो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, इसके पूरे एक्सक्लूसिव राइट है कि यहाँ पर इंडिया कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट कर सकती है, कोई भी रिसोर्स को, या यूं कह लो ओर्स है, पेट्रोलियम में, इकोनॉमिक रिलेटेड हर तरह की एक्टिविटी करने के लिए इंडिया फ्री है। हालांकि इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इंडिया को एयर राइट्स नहीं मिलते हैं, मतलब कि ये यहाँ से दूसरी कंट्री से फी वगैरह नहीं चार्ज कर सकती है कि आप हमारी टेरिटरी में हो तो आपको फी देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ एक्सक्लूसिव रिसोर्सेस को हार्नेस करने के लिए इंडिया के पास राइट्स है। आगे चलते हैं, आगे क्या कहती है न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज व्हाट इज द स्टेटस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन इन उड़ीसा। इस एडिटोरियल को समझने के लिए हमें पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझना है, ठीक है। तो बात करती हूं मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 2020 में हम नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए, जिसमें पहले हम स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं। दो ग्रुप्स रहते हैं, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन की बात की जाए तो स्कूल एजुकेशन में हमने बात की कि हमें 2030 तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो चाहिए, मतलब कि जितने एडमिशन हो रहे स्कूल में वो 100% होने चाहिए, जितने बच्चे हैं उन सबको एजुकेशन सिस्टम से इंक्लूड करने की बात की गई। हमने 10+2 के मॉडल को कन्वर्ट कर दिया 5+3+3+4, मतलब कि जो क्लास 2 तक का बच्चा है वो फाउंडेशनल स्टडीज के अंतर्गत आएगा, क्लास 5 तक का बच्चा प्रिपरेटरी, देन क्लास 8 तक का मिडिल स्टेज में, उसके बाद के बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन में इंक्लूड होंगे। इस 10+2 सिस्टम को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आगे की बात करें अगर तो 10th और 12th के एग्जाम को इजियर बनाने की बात की गई, स्कूल गवर्नेंस को चेंज करने की बात की गई कि जो अथॉरिटी है उसे थोड़ी सी और इंडिपेंडेंसी दी जाएगी ताकि स्कूल में गवर्नेंस और बेहतर तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। एम्फेसिस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6th। हम अभी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया के जो लेबर फोर्स है उसमें स्किल्स की कमी है। मान लो वो कॉलेज पास आउट है, पोस्ट ग्रेजुएटेड है, बट स्टिल दे डोंट हैव स्किल्स दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो उस गैप को कम करने के लिए हम बात करें कि हम क्लास 6th से ही बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन विथ इंटर्नशिप प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ग्रेड 5 तक हम मदर टंग में एजुकेशन की बात करें, जो भी बच्चा है वो अपनी मदर टंग में क्लास 5 तक की एजुकेशन रिसीव कर सकता है। कोई भी लैंग्वेज किसी भी स्टूडेंट पर स्कूल टाइम पर इम्पोज नहीं की जाएगी। असेसमेंट उनका बहुत होलिस्टिक वे से किया जाएगा, 360 डिग्री में, मतलब कि जैसे पहले की सब्जेक्ट्स के बेसिस पर या मार्क्स के बेसिस पर जज किया जाएगा, बट अब सारी करिकुलर एक्टिविटीज को भी ध्यान में देखते हुए जजमेंट किया जाएगा। अब हायर एजुकेशन की बात करते हैं। हायर एजुकेशन में हमने बात की कि 2035 तक, मतलब कि 2035 तक हम 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। करंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखा जाए तो 26.3% है। साथ के साथ एमफिल कोर्स को हमने बंद कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमने ग्रेजुएशन, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को 3 to 4 ईयर्स तक चेंज किया, प्लस मल्टीपल एग्जिट और एंट्री ऑप्शंस रखे कि कई बार क्या होता है, फाइनेंशियली या किसी सोशल प्रॉब्लम के कारण स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर सकते। सो उस चीज को हटाने के लिए या उनकी एजुकेशन में इस ऑब्स्टेकल हर्डल को हटाने के लिए हमने ये ऑप्शन भी रखा कि आप मल्टीपल एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। फिर दूसरी चीज ये कि हमने एक प्रॉपर क्रेडिट सिस्टम बनाया। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने क्रेडिट पॉइंट्स, कोई भी अगर वो सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं या कुछ भी एक्स्ट्रा करते हैं, तो उनका प्रॉपर एक, जिस तरह से बैंक में हमारा बैलेंस बना रहता है ना, वैसे ही क्रेडिट फ्रेमवर्क बना रहेगा कि किस स्टूडेंट ने कौन कौन सी स्किल्स किस दौरान कंप्लीट की है। ये तो था पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अब जो आज का एडिटोरियल आया है वो बात करता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन उड़ीसा में किस तरह से किया गया। जब 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, तब वहां के जो सीएम थे बीजू पटनायक जी, उनका ऐसा मानना था कि उड़ीसा अभी प्रिपेयर्ड नहीं है इस चीज को अब इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज लाने की बात की। फॉर एग्जाम्पल, जहां हमने अभी ग्लोबल एवरेज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखा कि जो एनरोलमेंट रेशियो है वो 26.3 है, वहीं उड़ीसा का एनरोलमेंट रेशियो 21% है। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो वो भी डेवलप नहीं है ढंग से, स्किल्स कह लो वो भी नहीं है। सो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स उठाए कि किस तरह से हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, पहली चीज, ताकि जो डिमांड है आज की डिजिटलाइजेशन की, सो वो इंफ्रास्ट्रक्चर फुलफिल हो सके और स्टूडेंट्स को स्किल्स दी जा सके, पहली चीज। दूसरी चीज जो बात की गई वो ये कि कहीं ना कहीं जो रिक्रूटमेंट है, हम मतलब कि उड़ीसा के पास फैकल्टीज भी उतनी अच्छी नहीं है जो उन बच्चों को ट्रेनिंग दे सके, उनको पढ़ा सके चीजों की। मतलब कि जो बच्चा वहां से पढ़ रहा है वही वहीं पे इंटर्नशिप करके आगे बढ़ रहा है। सो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की कमी फैकल्टीज में देखी गई, उस चीज को भी एड्रेस करने की बात की गई। बट अब ऐसा है कि सारी चीजें बहुत फेज्ड मैनर में अच्छे से हुई है, जल्दी इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और तो और उसने थोड़ा सा अपना सिस्टम चेंज किया है, क्योंकि उड़ीसा सोशियो इकोनॉमिक वे में काफी नीचे स्टेट्स में आता है, मतलब कि वहां पर लोग इतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो अगर उनको मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम दिया जाएगा, या यूं कह लो कि उनको 4-5 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दिया जाएगा, तो वो इस चीज को वेलकम नहीं करेंगे। सो वहां पे इस चीज को चेंज किया गया कि आप 3 साल का ही अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कंटिन्यू रखें। आगे बढ़ते हैं। इस न्यूज से हमारे लिए इंपॉर्टेंट था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझना, किस स्टेट में क्या स्टेटस है, कितना क्या चेंजेस लाया गया, वो हम सिर्फ एग्जाम्पल की तरह कोट कर सकते हैं, बट मेन हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समझना था। अगला जो आर्टिकल है वो बात करता है, कैन इंडिया गेट रिच बिफोर ग्रोइंग ओल्ड। इसमें बात की गई है कि इंडिया के डिविडेंड की, डेमोग्राफिक डिविडेंड की। होता क्या है कि कंट्री की पॉपुलेशन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक तो वर्किंग ग्रुप, जो कि है आपका 15 इयर्स टू 65 इयर्स। दूसरा 65 साल के ऊपर के लोग। अगर अभी आप बात करोगे वर्किंग पॉपुलेशन की, तो इंडिया अभी एडवांटेजियस पोजीशन में है। मतलब कि इस टोटल 3/4 पॉपुलेशन जो है वो हमारी इस एज ग्रुप को बिलोंग करती है, और हमारे जो एजेड पॉपुलेशन है वो कम है। बट ये जो है ना ये हमेशा ऐसा नहीं बना रहेगा।
मतलब कि ये एक स्टैटिक बात नहीं है। हमारे पास जहां अभी प्लस प्लस जैसी सिचुएशन है, मतलब कि हमारे पास बेनिफिशियल चीजें, वहीं हमारे साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। होगा क्या कि हम जब बात कर रहे थे अगर ये स्टेबिलिटी मेंटेन रखनी है, तो हमने कहा कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है उसे हम 2.1 तक लाने की बात कर रहे हैं। मतलब कि टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब कि एक विमेन अपनी लाइफ टाइम में कितने बच्चों को बर्थ दे सकती है। सो हमने उसे सेट किया 2.1। बट ये काफी कम हो चुका है। ये अब सिचुएशन आ गई है कि हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 तक है। और बात की जाए तो सदर्न स्टेट्स में और भी रीजनल डिस्पैरिटी है। नॉर्दर्न स्टेट तो चलो ठीक है, लेकिन सदर्न स्टेट में ये 1.7 और 1.5 तक पहुंचने की उसमें है। सो टोटल फर्टिलिटी रेट होने की वजह से आने वाले समय में हो सकता है कि हमें ये एज ग्रुप मतलब कि ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिले एज कंपेयर टू यंग पॉपुलेशन। दूसरी चीज जो बड़ा चैलेंज हमारे सामने वो ये है कि हमारे पास डिविडेंड तो है, बट कहीं ना कहीं उनमें स्किल्स की और एजुकेशन की और मतलब कि जिस चीज से आप इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोड्यूस कर सको, जिस चीज से अपनी जो ये बेनिफिट है 3/4 पॉपुलेशन का, उस चीज को कैसे यूटिलाइज करना है, उस चीज की हमारे पास कमी है। वो हम हमारा जो यूथ है वो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड या इकोनॉमिक ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है। इसका यही चैलेंजेस इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए। अब इसके जो है हम रिजल्ट क्या कर सकते हैं, मतलब कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, वो ये है कि हम जो है हमारे पास डेमोग्राफी तो है, बट मेजरली डेमोग्राफी जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अगर बात की जाए परसेंटेज की तो अप्रोक्स 46 to 47% ऑफ पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर सेक्टर। हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में सिर्फ 16 to 17% अपना कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, तो करना क्या चाहिए हमें? इंडिया ने प्राइमरी सेक्टर तो डेवलप कर लिया, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर मतलब कि जिसमें रॉ मटेरियल्स का डायरेक्ट यूज होता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर के बाद दूसरा सेक्टर आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तीसरा सेक्टर आता है सर्विस सेक्टर। जो इंडिया का यूथ है ना, एग्रीकल्चर में तो इन्वॉल्व है, उसके बाद यूथ मैन्युफैक्चरिंग में जाकर न जाकर के सर्विस सेक्टर में इंक्लूड होने की बात कर रहा है, सर्विस सेक्टर की ओर ज्यादा जंप कर रहा है। कहीं ना कहीं यूथ या तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में ज्यादा एंगेज्ड है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सर्विस लेने में ज्यादा इंक्लूड है। इंडिया में देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उतने बेहतर तरीके से हार्नेस नहीं किया गया है, उतने बेहतर तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी अंडर डेवलप्ड है। मैं बात कर रही हूँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। जो यूथ है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत कम इन्वॉल्व है। यहाँ पर न तो इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज है, ना ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूथ इन्वॉल्व है। सो अगर आपको अपने इस पोटेंशियल को मैक्सिमम यूज करना है तो आपको अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप करना पड़ेगा। यूथ को ऐसे इंसेंटिव्स, ऐसे लोन्स, ऐसी स्किल्स देनी पड़ेंगी कि वो नए नए स्टार्टअप्स के साथ सामने आए जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करें। फॉर एग्जाम्पल फूड प्रोसेसिंग यूनिट, आपने एग्रीकल्चर तो बना लिया, एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन कर लिया, बट आज भी मेजर टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स इंडिया में ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। उसके लिए आपके पास प्रॉपर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है जो कि इस प्रोड्यूस्ड फूड को प्रोसेस करके प्रिजर्व करके आगे बढ़ाने की बात करें। फूड ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है और इस जो एज ग्रुप के लोग हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रेस्प करके इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। और इंडिया जो है वो ग्रोइंग ओल्ड होने की वजह, मतलब कि ऐसी सिचुएशन आने के पहले ही डेवलप कर सकता है या यूं कह लो कि रिच बन सकता है। बट हमें थोड़े से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रो करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, हमारी अगली न्यूज क्या कहती है। इट्स रिगार्डिंग
कॉलिंग आउट एक्सप्लॉयटेटिव लेबर डायनामिक्स ऑन प्लेटफॉर्म्स। इस एडिटोरियल में गिग इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया गया है। इस एडिटोरियल में गिग इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया गया है। वी ऑल नो गिग इकोनॉमी आज की डेट में इमर्जिंग इकोनॉमी बन रही है। मतलब कि इसको मैं एक शॉर्ट टर्म में बताऊं तो जो फ्रीलांसर्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्विगी में काम करने वाले लोग, जोमेटो में काम करने वाले लोग, या जो भी प्लेटफॉर्म सर्विसेज जिसके द्वारा दी जाती है। मान लो मैंने कोई ऐप बना दिया और इसके थ्रू मैं बात कर रही हूँ कि कोई भी आकर के इसमें जॉब ले सकता है। फूड डिलीवरी सिस्टम हो गया या ब्यूटिशियन की सिस्टम हो गए, अलग अलग चीजें। ये होता है गिग इकोनॉमी। इस एडिटोरियल में डिस्कस किया जा रहा है कि गिग इकोनॉमी विमेन सेक्टर के लिए बिल्कुल भी सेफ, या यूं कह लो कि बिल्कुल भी इंक्लूसिव साबित नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं अगर इनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो अप्रोक्स इंडिया की जीडीपी में 60% जो है वो इन्वॉल्वमेंट है गिग इकोनॉमी का। मतलब कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आता है गिग इकोनॉमी से, बट अपन ने गिग इकोनॉमी के वर्कर्स को इनफॉर्मल सेक्टर में इंक्लूड कर रखा है। इनफॉर्मल सेक्टर में होने की वजह से इनके ऊपर कोई एक्ट, कोई लॉज नहीं काम करते हैं। इनकी सोशल सिक्योरिटी बस इंश्योर हो पाती है, वो भी सिर्फ नाम मात्र की। ये कैसी वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं, वर्किंग आवर्स क्या है, क्या एक्सप्लॉयटेटिव है, ये सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी क्या हुआ कि फेस्टिवल सीजन आया। फेस्टिवल में बड़ी बड़ी कंपनीज, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सब ने बड़ी बड़ी सेल्स लगाई। लोगों को बहुत बड़े लेवल का प्रॉफिट होने लगा। बट आखिर कंपनी वो पैसा कहाँ से लाती है? अपने जेब से तो नहीं निकालेगी, वो आता है ये गिग वर्कर्स की हेल्प से। कहीं ना कहीं कंपनीज इन गिग वर्कर्स को इनके द्वारा किए गए काम की पेमेंट नहीं देती है। एक तरह से कर लो कि, एक तरह से समझ लो कि यहाँ पर ये लोग स्लेवरी के जैसे काम करते हैं। ना तो इनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी रहती है, ना तो इनके वर्किंग आवर्स जो रहते हैं वो काउंटेड रहते हैं, उनके हिसाब से इनको पैसा मिलता है। इस पूरे एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया कि रिसेंटली दीपावली के दिन गिग इकोनॉमी के जो विमेन ग्रुप है, उन्होंने ब्लैक दीपावली के नाम से इस चीज को सेलिब्रेट किया और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं गिग इकोनॉमी वर्कर्स को फॉर्मल सेक्टर से कनेक्ट करना, प्लस उनके द्वारा जो भी चैलेंजेस फेस किए जाते हैं उन सबको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल क्या कहता है। It's regarding states and the center's factor of net borrowing ceiling। इस एडिटोरियल में डिस्कस किया जा रहा है नेट बोरोइंग सीलिंग के बारे में। देखो होता क्या है ना कि हम सब जानते हैं इंडिया एक फेडरल स्टेट है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। यहाँ पर फेडरल का मतलब है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर दो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक जगह है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी जगह है हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स। सो एग्जीक्यूटिव पावर हो गई, लेजिस्लेटिव पावर हो गई, हर तरह की पावर दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमिलरली एक होती है फिस्कल पावर। फिस्कल मतलब कि फिस्कल का सीधा रिलेशन पैसे से होता है। फिस्कल डिस्ट्रीब्यूशन भी, फिस्कल को लेकर भी दोनों के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि कौन कहां से पैसा और कितना कलेक्ट करेगा। इसी रिगार्डिंग ये न्यूज आई है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 292 बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आर्टिकल 292 बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर किसी भी चीज की जरूरत हो रही है फिजिकल की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 292 का यूज करके फिजिकल बोरोइंग कर सकती है विद इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड से भी। सिमिलरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 293 बात करता है स्टेट्स के बारे में कि स्टेट्स भी बोरोइंग कर सकते हैं, बट स्टेट्स विद इन इंडिया ही बोरोइंग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज डिस्कस की गई है
कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बात करते हैं तो चैलेंज कहाँ पे आता है। यहाँ पर ना हुआ क्या कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स की बोरोइंग पर लिमिट लगा दी। मतलब कि स्टेट्स अपनी स्टेट ग्रॉस जीडीपी का 3% ही सिर्फ बोरो कर सकती हैं। स्टेट की ग्रॉस जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सिर्फ 3% ही बोरोइंग कर सकती हैं। इस 3% में हर तरह का लोन आ गया। अगर वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, अगर वो किसी प्राइवेट मतलब कि मार्केट से कहीं से भी बोरो कर रही हैं, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो गई। सो ये जो एडिटोरियल है ना, ये बात कर रहा है स्पेशली केरला को लेकर के, कि केरला गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये इशू रेस किया है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे ऊपर सीलिंग लगा रखी है 3% ऑफ स्टेट जीडीपी आप सिर्फ बोरो कर सकते हो, उसका बेसिस क्या है। इतने कम बोरोइंग करने के बाद हमारे लिए चीजें मैनेज करना मुश्किल हो जा रही है। हम डेवलपमेंट गोल्स नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सो इस सीलिंग को चेंज करने की बात की जा रही है, या यूं कह लो कि स्टेट गवर्नमेंट्स चाहती है कि उन्हें और भी ज्यादा अथॉरिटी दी जाए बोरोइंग करने के लिए। हुआ क्या है कि ना जैसे अभी ये चीज इसलिए भी उठी क्योंकि हम सब जानते हैं केरला के वायनाड वाले रीजन में डिजास्टर देखने को मिला। डिजास्टर के बाद आपको जब वापस से नॉर्मलेसी की तरफ जाना है, आपको वापस से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो आपको फंड्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब स्टेट्स के बाद फंड नहीं रहेगा तो वो कहाँ से ये चीजें कवर अप करेंगे, इसलिए ये सारी चीजें हमारे सामने आई। अगर हम देखें इस इस एडिटोरियल के बारे में और डिस्कशन करें तो इसमें ये बात की गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट ना डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करके डिसाइड करती है ये सारी चीजें कि स्टेट्स कितना बोरो कर पाएंगी। उसमें बात की जा रही है कि इस चीज को चेंज करने की जरूरत है। हमें जरूरत है कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये सारे इश्यूज सॉल्व किए जाए, या फाइनेंस कमीशन डिसाइड करे कि स्टेट्स कितना बोरो करेंगी और कहाँ से बोरो करेंगी। क्योंकि फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 280 के तहत हमने फाइनेंस कमीशन को बनाया है और इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना ज्यादा डोमिनेंस नहीं होगा, इसलिए ये फ्रीली डिसाइड कर पाएगी। और समटाइम्स होता क्या है ना कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दूसरी पार्टी की है और सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी पार्टी की है। तो यहाँ पर अक्सर जब लोन्स का डिसबर्समेंट करने की बात आती है, या यूं कह लो कि जब ग्रांट्स देने की बात आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर थोड़ी सी बायस हो जाती है। वो अपने द्वारा बनाई गई या अपनी पार्टी की गवर्नमेंट्स को ज्यादा पैसा एलोकेट करती है, वहीं जो दूसरे स्टेट्स है वहां पर डीले करने लगती है। सो इस एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया है कि जब हमारे पास फाइनेंस कमीशन है तो हमें इसका यूज करना चाहिए लोन्स को एलोकेट करते समय। क्यों डिले हो रहा है या किस तरह से लोन्स को एलोकेट, लोन को प्रॉपर डिसबर्सल किया जाए, इस सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हमें फाइनेंस कमीशन का यूज, फाइनेंस कमीशन की हेल्प लेनी चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखा जाए तो हमने स्केड्यूल 7 में पहले ही ये चीजें एलोकेट कर दी है कि कौन सी चीजें स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आती है और कौन से टैक्सेस यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू हमने बात की रखी है, आर्टिकल 269 जीएसटी के बारे में, आर्टिकल 270 के बारे में कि कौन कौन से लोग कितने कितने लोन या यूं कह लो कहां कहां से टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। देन ग्रांट एंड एड्स बोरोइंग, आर्टिकल 292 के तहत यूनियन गवर्नमेंट ले सकती है, आर्टिकल 293 के तहत स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। फाइनेंस कमीशन बना रखा है हमने आर्टिकल 280 के तहत। ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज पार्लियामेंट्री पैनल टू रिव्यू मैकेनिज्म टू कर्ब फेक न्यूज पोस्ट कोर्ट वर्डिक्ट। इस न्यूज को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा बेसिक में जाते हैं। बेसिक बात करता है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को गवर्न करने के लिए हमने एक्ट लाया 2000 में, जो अलग अलग प्रोविजंस देता है। उसमें एक प्रोविजन है सेफ हार्बर का, मतलब कि जो भी इंटरमीडियरीज है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारी इंटरमीडियरीज अगर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं
तो वो थर्ड पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब कि अगर कोई और थर्ड पार्टी उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गलत न्यूज पोस्ट कर रही है या गलत चीजें अब्यूज कर रही है उस प्लेटफॉर्म का, तो उसके लिए ये थर्ड पार्टी, ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये मैकेनिज्म है सेफ हार्बर का। इस एक्ट के तहत हमने इन इंटरमीडियरीज को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की बात की गई। 2021 में इस एक्ट में नए अमेंडमेंट्स लाए गए जिसमें यही सेफ हार्बर का प्रोविजन था। साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो थी फैक्ट चेक यूनिट। हमने 2021 में इस आईटी एक्ट में अमेंडमेंट लाए और हमने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की, फैक्ट चेक यूनिट। मतलब कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज में कौन सी जो न्यूज है वो फेक न्यूज है, उस चीज को चेकआउट करने के लिए हमने फैक्ट चेक यूनिट बनाई। और फैक्ट चेक यूनिट अगर एक बार सेटिस्फाई हो जा रही है कि जो इंफॉर्मेशन पोस्ट की गई है वो फेक है, तो उसे इंटरमीडियरी को हटाना पड़ जाता है। इसी रिगार्डिंग आज का जो ये एडिटोरियल आया है वो ये आया है कि फैक्ट चेक यूनिट के साथ कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप इस तरह से कोई भी एक यूनिट को, जिसकी कोई स्टैट्यूटरी या जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, या कैसे उसमें आप ऑफिसर्स को पोस्ट कर रहे हो, किस तरह से वहां पर रिक्रूटमेंट हो रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं है, बट स्टिल आप उसको इतनी अथॉरिटी दे रहे हो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को वो हटवा सकते हैं इंटरमीडियरीज के थ्रू। तो यहाँ पर वायलेट हो रहा है आर्टिकल 19, दैट इज फंडामेंटल राइट, राइट टू स्पीच। अपनी इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक पार्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन का, राइट टू स्पीच का, तो वो हटाना एक तरह से आर्टिकल 19 को एब्रिज कर रहा है। इसी रिगार्डिंग हमने एक पार्लियामेंट्री पैनल बनाया गया है जो ये चीज रिव्यू करेगा कि क्या हमने जो ये यूनिट बनाई है, फैक्ट चेक यूनिट, ये प्रॉपर विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट है, क्या इसे कंटिन्यू रखना चाहिए या हमें इस तरह के आर्बिट्रेरी चीजों को हटा देना चाहिए। ये पूरा इसी एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस इवेल्युएटिंग इंडिया पिनाका रॉकेट सिस्टम फॉर इट्स यूज। हमारा अपना इंडिजीनियस सिस्टम है पिनाका रॉकेट सिस्टम, उस चीज को फ्रांस इवेल्युएट कर रहा है क्योंकि फ्रांस हमसे पिनाका सिस्टम परचेस करने वाला है। इसी रिगार्डिंग इसका इवेल्युएशन चल रहा है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो 1-2 साल पहले प्रीलिम्स में हमारे पास एक क्वेश्चन आया था S-400 से, एक मिसाइल सिस्टम से। सिमिलरली कुछ ऐसे डिफेंस जो काफी ज्यादा न्यूज में बने हुए हैं, डिफेंस टूल्स, उन्हें हमें एक बार देख लेना चाहिए। सिमिलरली हम पिनाका को समझते हैं। पिनाका एक मल्टी बैरल लॉकेट लॉन्चर है, मतलब कि अलग अलग बैरल से इसमें रॉकेट लॉन्च होते हैं, या यूं कह लो फायर निकलती है जिससे आप एनिमी को अटैक कर सकते हो। इसको डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। ये इंडिजीनियस इंडिया का ही है। इसे पहली बार कारगिल वॉर के टाइम पे यूज किया गया था। अगर इसकी रेंज देखी जाए तो 60 to 75 किलोमीटर तक की रेंज तक ये अटैक करने के लिए यूज होता है। आगे चलते हैं प्रीलिम्स रिवीजन की तरफ। फर्स्ट वन इज ट्यूना फिश। ट्यूना फिश के डेवलपमेंट को बात की जा रही है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज है वो ट्यूना फिश क्लस्टर को डेवलप करेगी। बेसिकली ट्यूना फिश एक तरह की मरीन फिश है जिसका यूज किया जाता है इंडिया में। इस तरह के क्लस्टर बनाने से होगा क्या कि जो हमारे फिशरी सेक्टर है वो एक अलग लेवल पर ग्रो करेगा, पहली चीज। दूसरा, जो कोस्टल रीजन है जहां पर जो फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चर के साथ साथ फिशरीज एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी इनकम अलग सोर्सेस से भी आने लगेगी जिससे कि फार्मर्स की इनकम डबल होने के चांसेस काफी अच्छे हैं। It is expected to generate economies of scale, increase income and accelerate organized growth in fisheries across the country। मतलब कि फिशरी सेक्टर में ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ होने की बात की जा रही है। आगे चलते हैं। इसमें हमने बात की गई है जो ये फिशरी क्लस्टर बनाया जा रहा है ना, ये एक स्कीम के तहत बनाया जा रहा है, दैट इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये योजना 2020 में लॉन्च की गई थी। इसका मेन काम था टू डबल द इनकम ऑफ फिश फार्मर्स एंड फिशरीज इन द कंट्री। आगे चलते हैं। रीजनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप। नीति आयोग के ऑफिसर्स की कुछ मीटिंग हुई, उन्होंने इस चीज को एम्फेसाइज किया कि इंडिया को आरसीईपी ज्वाइन कर लेना चाहिए था।
आरसीईपी क्या है? एक ट्रेड ब्लॉक है आसियान कंट्रीज और उसके साथ साथ 6 अदर कंट्रीज का। मतलब कि जो आसियान की 10 कंट्रीज है वो, साथ के साथ चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इन 6 कंट्रीज ने मिलकर के आरसीईपी बनाया है। इसका मेन जो काम था वो ये था कि एक इंटीग्रेटेड मार्केट डेवलप करना। ये 16 कंट्रीज की इकोनॉमिक आपस में इंटीग्रेट हो जाए और एक इंटीग्रेटेड मार्केट डेवलप हो ताकि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स इंश्योर किया जा सके। बट इंडिया के पास भी इनविटेशन था या अपॉर्चुनिटी थी इस ग्रुप को ज्वाइन करने की, बट इंडिया ने नहीं ज्वाइन किया। उसके पीछे का रीजन ये था कि मान लो हम फ्री फ्लो अलाउ कर देंगे तो चाइनीज गुड्स इस तरह से हमारी मार्केट में ऐसे एकदम भर भर के आ जाएंगे कि जो इंडिया के प्रोड्यूसर्स है उसको इस चीज से गलत इंपैक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज एग्रोवोल्टेक फार्मिंग। हम बात करें एग्रोवोल्टिक फार्मिंग की, मतलब कि क्या है कि अभी हमने बात की रिन्यूएबल एनर्जी की। हमारे अपने टारगेट्स हैं कि हम 2050 तक 500 गीगावाट यूं कह लो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। उसके लिए हम एक सोर्स मानते हैं सोलर पैनल्स, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम सोलर पैनल्स लगाते हैं, बट कहीं ना कहीं सोलर पैनल लगाने के लिए हमें बहुत बड़ा एरिया चाहिए रहता है। क्या होता है, इंडिया के पास ऑलरेडी लैंड की कमी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो मैनेज करना डिफिकल्ट है। फिर उस एरिया में आप बोल रहे हो कि सोलर पैनल्स लगाएंगे तो इससे तो लैंड और कम हो जाएगी ना। इसलिए यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, दैट इज एग्रोवोल्टिक फार्मिंग। एग्रोवोल्टिक फार्मिंग मतलब कि हम सोलर पैनल्स और जो ग्रिड्स का इस्तेमाल किया जाता है सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए, वो हम ऊपर में कुछ हाइट में पहले उनको लगा देंगे और उसके बाद नीचे उसी लैंड पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि उस लैंड का ड्यूअल यूज हो जाएगा। मतलब कि एक तो हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी सफल हो जाएंगे, दूसरा उसी सेक्टर में हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं। इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स अंडरनीथ सोलर पैनल्स, इट इज कॉल्ड एग्रोवोल्टिक फार्मिंग। देन नेक्स्ट इज एल्यूलोस। एल्यूलोस एक तरह का स्वीटनर है जो कि साउथ कोरिया ने जिसको टेस्ट किया है। बेसिकली जो डायबिटीज पेशेंट रहते हैं उनके लिए एल्यूलोस बनाया गया है। इससे क्या होगा कि एक तो ये शुगर से भी ज्यादा स्वीटनर है, मतलब कि 10 टाइम्स मोर स्वीटर देन शुगर एंड इट कैन रिप्लेस शुगर। थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे। होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।